इंसान जो लाखों सालों से इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को विकसित करते जा रहे हैं, आज वो सभी ब्रह्मांड की ओर देख रहे हैं, क्योंकि विज्ञान के विकास के साथ साथ इंसानों के मन में एक आशा भी जग गई है, दूसरा घर या दूसरे ग्रह पर बसने की आशा। लेकिन आखिरकार घर तो घर ही होता है। अगर बात करें प्राचीन काल के इंसानों की, तो उनके लिए ये घर, ये पृथ्वी ही सब कुछ था। प्राचीन काल के क्या, हम लोगों के लिए भी ये धरती ही सब कुछ है, क्योंकि भले ही वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में हजारों पृथ्वी जैसे ग्रह खोज लिए हों, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। और जहाँ तक बात रही पास वाले मंगल जैसे ग्रहों की, तो वो भी रहने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर हम आराम से रह सकते हैं और उसी के बगल में मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों पर ज्यादा समय तक जीवित रहना नामुमकिन है। इस सवाल का जवाब देने के लिए ही मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये दिलचस्प और मजेदार वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे पृथ्वी और यहाँ की कंडीशंस के बारे में। जाहिर सी बात है कि बाकी ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के बारे में आपको काफी जानकारी पता होगी, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि बहुत सी ऐसी अहम जानकारी आपको अपने घर के बारे में पता ही ना हो। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी के बारे में एक एक बात विस्तार से बताएंगे। फिजिकल कंडीशंस। पृथ्वी जो सूरज से दूरी के मामले में तीसरे नंबर पर आता है और हमारे पूरे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी सूरज से 14,95,98,262 किलोमीटर यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और इसलिए ये सूरज के हैबिटेबल जोन में भी आता है। बाकी ग्रहों की तरह ही पृथ्वी का ऑर्बिट भी एलिप्टिकल है, पर ज्यादा नहीं। चलिए इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हर ग्रह का ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, लेकिन कभी कभी सूरज, जुपिटर और सैटर्न जैसे भारी भरकम अंतरिक्षीय पिंडों के कारण ये ऑर्बिट खिंचता और छोटा भी होता है, और इसी खिंचाव और छोटे होने को हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ धूमकेतुओं का ऑर्बिट पैराबोला और हाइपरबोला आकार का भी प्रतीत होता है। हर ग्रह, चांद और धूमकेतु की अपनी अपनी एक्सेंट्रिसिटी होती है, लेकिन किसी की एक्सेंट्रिसिटी कम तो किसी की ज्यादा। जैसे ट्राइटन चांद की एक्सेंट्रिसिटी सबसे कम है, वहीं हैली धूमकेतु की बहुत ज्यादा। सौरमंडल के शुक्र की एक्सेंट्रिसिटी 0.0067 सबसे कम है और वहीं ओमुआमुआ नाम के धूमकेतु की सबसे ज्यादा यानी 1.2। पृथ्वी की एक्सेंट्रिसिटी भी शुक्र से केवल थोड़ी सी ही ज्यादा है। पृथ्वी की एक्सेंट्रिसिटी 0.007 है। एक्सेंट्रिसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एफिलियन और पेरिहीलियन। चलिए इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि अब पृथ्वी के इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज बिल्कुल सेंटर पर नहीं बल्कि फोकी पर होता है, तो इसीलिए सूरज की परिक्रमा करने के दौरान उसके ऑर्बिट में एक पॉइंट ऐसा आता है जब ग्रह सूरज के सबसे पास होता है और इस पॉइंट को पेरिहीलियन कहते हैं। और वहीं एक दूसरा पॉइंट आता है जब ग्रह सूर्य से सबसे दूर चला जाता है और उसे एफिलियन कहते हैं। पृथ्वी का एफिलियन 15,20,98,291 किलोमीटर है और इसका पेरिहीलियन 14,70,98,233 किलोमीटर है। सूरज से पृथ्वी की दूरी इन्हीं दोनों दूरियों का औसत निकालकर बताई जाती है। 1,07,244 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो कि अगर पृथ्वी 365 दिनों में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेती है, तो हम हर 4 साल में लीप ईयर क्यों मनाते हैं? दोस्तों, इसका बहुत सीधा सा कारण है। असल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में नहीं बल्कि 365.25 दिन में करती है, लेकिन हम हर साल इस 1/4 यानी 0.25 दिन को ही मानते हैं। लेकिन हर 4 साल में ये 1/4 दिन जुड़ते जुड़ते एक संपूर्ण दिन बन जाता है और इसीलिए हर 4 साल बाद 366 दिनों का लीप ईयर मनाया जाता है। चलिए एक और टर्म के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है एक्सियल टिल्ट या ऑब्लिक्विटी। आप में से कईयों ने ये तो सुना ही होगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। तो दोस्तों, कोई भी ग्रह अपनी ही धुरी में कैसे झुक सकता है? असल में ये वाक्य थोड़ा सा गलत है। सही वाक्य ये होगा कि पृथ्वी की रोटेशनल धुरी इसकी ऑर्बिट धुरी से 23.934 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन ये झुकाव हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि हजारों सालों के समय में ये बदलता रहता है।
वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक आज से 10,700 साल पहले इसके रोटेशनल प्लेन और ऑर्बिट प्लेन के बीच का एंगल 24.5 डिग्री था और भविष्य में 9,800 साल बाद इसका ये एंगल सबसे कम यानी 22.1 डिग्री हो जाएगा। 24.5 और 22.1 डिग्री पृथ्वी की अधिकतम और न्यूनतम डिग्री है। इन 20,000 सालों में पृथ्वी का एक्सियल टिल्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। इसी एक्सियल टिल्ट और एक्सेंट्रिसिटी के कारण पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं होती हैं। 21 जून को पृथ्वी अपने एफिलियन पॉइंट पर होती है और तब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है और 21 दिसंबर को जब पृथ्वी पेरिहीलियन पर होती है तब यहाँ शीत यानी ठंड ऋतु होती है। लेकिन एफिलियन के दौरान जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है तब यहाँ पर गर्मी कैसे पड़ सकती है? तब तो ठंड होनी चाहिए ना। दोस्तों, इसका कारण है एक्सियल टिल्ट। क्योंकि एफिलियन के दौरान पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर होता है और क्योंकि ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स और जमीनी सतह उत्तरी ध्रुव में ही है तो इसलिए 21 जून को ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी तरह पेरिहीलियन के दौरान भले ही पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होती हो, लेकिन क्योंकि तब सूरज के ज्यादातर रोशनी समुद्री इलाके पर बरसती है तो हमें वो सर्दी का मौसम लगता है। और तो और एफिलियन में क्योंकि पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है तो इसे सूर्य की परिक्रमा करने में भी काफी ज्यादा समय लगता है। मतलब इसकी ऑर्बिटल रफ्तार काफी धीमी हो जाती है और इसलिए पृथ्वी पर एफिलियन के दौरान भी गर्मी पड़ती है। चलिए आपको एक और मजेदार बात बताती हूँ। आपको ये तो पता ही होगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, लेकिन उसकी ये रोटेशनल धुरी जो ऑर्बिटल प्लेन से थोड़ा झुकी हुई है वो भी लगातार घूमती रहती है। आप में से बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत धीमे होती है। जहाँ पृथ्वी अपनी रोटेशनल धुरी पर केवल 24 घंटे में ही एक बार घूम जाती है, वहीं इसकी रोटेशनल धुरी को एक बार घूमने में 25,771.5 सालों का समय लगता है। तकरीबन 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन वहीं इसका साइडेरियल दिन 23 घंटे 56 मिनट 4.0905 सेकंड का होता है। वैसे तो पृथ्वी का आकार लगभग एक परफेक्ट गेंद के आकार का है, लेकिन इसके घूमने की तेज गति के कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ये थोड़ी सी चपटी है और वहीं इक्वेटर के पास थोड़ा बाहर निकली हुई है। पृथ्वी के सेंटर से इसके इक्वेटर तक की औसत रेडियस इसके ध्रुवों के औसत रेडियस से 43 किलोमीटर ज्यादा है। कुल मिलाकर अगर इसकी औसत रेडियस की बात करें तो वो 6,371 किलोमीटर है। अगर बात करें कि सतह पर ऐसी कौन सी जगह है जहां से पृथ्वी का सेंटर सबसे दूर है तो वो है इक्वाडोर में स्थित एक ज्वालामुखी चिम्बोराजो की चोटी जो पृथ्वी के सेंटर से 6,384.4 किलोमीटर दूर है। अगर समुद्री लेवल से देखें तो पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर हर जगह एक जैसी नहीं है और क्योंकि मारियाना ट्रेंच इक्वेटर में है तो ये पृथ्वी के सेंटर से सबसे नजदीकी जगह नहीं है। पृथ्वी के सेंटर से सबसे नजदीकी जगह है आर्कटिक महासागर का समुद्री तल जो इसके सेंटर से केवल 6,356.77 किलोमीटर दूर है। अपने 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम के मास के साथ पृथ्वी की ग्रेविटी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब अगर आप आसमान से किसी भी चीज को नीचे छोड़ेंगे तो हर सेकंड उसकी गति 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती जाएगी। लेकिन क्योंकि पृथ्वी की सतह कहीं काफी ऊंची तो कहीं काफी नीची है, इसलिए इसकी ग्रेविटी में अलग अलग जगह हल्का फुल्का परिवर्तन आता रहता है। अगर बात करें इसके घनत्व की तो पृथ्वी का घनत्व 5.514 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। फॉर्मेशन। वैसे तो पृथ्वी की बनने की प्रक्रिया की कई कहानियां हम अपने परिवार और स्कूल में सुनते हैं। बचपन में हमारी मम्मीज हमें बताती थीं कि पृथ्वी का निर्माण भगवान ने किया और उन्होंने ही यहाँ पर जीवन की शुरुआत की। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि करोड़ों साल पहले सूरज से एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर ब्रह्मांड में तैरने लगा और समय के साथ ये ठंडा होता चला गया।
और फिर कई साल बाद इस ठंडे टुकड़े पर जीवन की शुरुआत हुई और इसी टुकड़े को आज हम पृथ्वी कहते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये महज एक मिथ्या है और विज्ञान भी इन कहानियों को नहीं मानता। तो फिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था? इस चीज को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मॉडल दुनिया के सामने रखा जिसे कहते हैं कोर एक्रेशन। ये मॉडल ये समझाने की कोशिश करता है कि पथरीले ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं इस मॉडल के बारे में। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल केवल धूल और गैस का एक बादल था जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है। ग्रेविटी ने इस सारी गैस और धूल को कंप्रेस करके एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये गैस का बादल कंप्रेस हुआ, ये घूमने लगा और बहुत हद तक कंप्रेस हो चुके इस घूमते हुए गैस के बादल को आज हम सूरज कहते हैं। सूरज की उत्पत्ति के साथ बाकी बचा मैटर भी ग्रेविटी से प्रभावित होकर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। छोटे पत्थर आपस में मिलकर बड़े पत्थर बनने लगे। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को सोलर हवाएं अपने साथ बहा ले गईं और ये हवाएं इन्हें सूरज के पास वाले इलाके से लेकर दूर दराज के ग्रहों पर छोड़ आईं और दूर जाते जाते ये सोलर हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण ये वहां पर गैसों को और समय तक पकड़कर नहीं रख पाती हैं और इन्हें वहीं के अंतरिक्षीय पिंडों पर छोड़ देती हैं और इसलिए सूरज से दूर गैसियस ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी तरह अलग अलग कारणों और परिस्थितियों की वजह से पथरीले ग्रह, गैसियस ग्रह, धूमकेतुओं और उल्का पिंडों का अलग अलग जगह निर्माण हुआ। इन्हीं सब के बीच लगभग 4.5 साल पहले हमारी पृथ्वी भी अस्तित्व में आई। जिन अलग अलग तत्वों वाले पत्थरों से हमारी पृथ्वी बनी उनमें अलग अलग गैसेस भी थीं और इन्हीं सब गैसेस ने मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण भी किया। लेकिन उस समय ये वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आप सोच रहे हैं। उस समय पृथ्वी की हालत शुक्र ग्रह से भी कई गुना बदतर थी। हर सेकंड लाखों उल्का पिंडों और एस्टेरॉइड की बारिश, फटते ज्वालामुखियों और सूरज से आती जानलेवा सोलर रेडिएशन ने पृथ्वी को नर्क बना दिया था। ऑक्सीजन, पानी और ओजोन परत जैसी कोई भी चीज उस वक्त नहीं थी जिसके कारण इसका वायुमंडल जल रहा था। यहाँ तक कि पत्थरों की बारिश रुकने के लाखों साल बाद भी इसके वायुमंडल का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। तब पृथ्वी की सतह कई जगहों पर पिघली हुई अवस्था में थी क्योंकि किसी भी बड़े उल्कापिंड से टक्कर से बहुत ज्यादा गर्मी रिलीज होती है। लाखों करोड़ों सालों बाद जब जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों ने उल्कापिंडों की बारिश पर रोक लगा दी और जब सूरज के आसपास पत्थरों से टकराते टकराते पृथ्वी का मास भी काफी ज्यादा हो गया था, तब कहीं इसने धीरे धीरे ठंडा होना शुरू किया। अब इसके ठंडे होने के साथ साथ क्योंकि लोहे से बना इसका कोर भी अंदर घूम रहा था, तो उसने पृथ्वी के चारों ओर मैग्नेटोस्फेयर का निर्माण कर दिया, जिससे इसे सोलर किरणों से भी राहत मिली। एक तरफ जहां उल्कापिंडों ने पृथ्वी पर बहुत हाहाकार मचाया, तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने पृथ्वी को एक अमूल्य तोहफा भी दिया, पानी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर पानी पहले से नहीं था, ये यहाँ पर उल्कापिंडों द्वारा ही लाया गया है। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च बताती है कि सौर मंडल के निर्माण के दौरान यहाँ पर पानी का किसी भी रूप में प्रकट होना असंभव था, क्योंकि तब यहाँ पर तापमान और रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि ये तुरंत ही पानी के मॉलिक्यूल को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देते और वो किसी काम का ना रहता। कई लोगों को लगा कि पृथ्वी पर मौजूद पानी में धूमकेतुओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि धूमकेतु ही ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनमें बहुत मात्रा में पानी बर्फ के रूप में होता है। लेकिन रिसर्च से ये बात स्पष्ट हो गई कि ये पानी धूमकेतु द्वारा नहीं लाया गया था, क्योंकि उनमें हार्ड वाटर नाम के पानी का दूसरा रूप होता है। हार्ड वाटर सामान्य पानी से ज्यादा अलग नहीं होता है, बस फर्क होता है इनमें मौजूद हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का। हमारे पास जो पानी है उसमें हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटोप मौजूद है और हार्ड वाटर में ड्यूट्रियम या ट्रिटियम आइसोटोप होता है। इसी तरह कई उल्कापिंडों की टक्कर से यहाँ पानी काफी मात्रा में हो गया और करोड़ों सालों के अंतराल में धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी की ही किस्मत बहुत अच्छी है और इसीलिए ये पानी वाले उल्कापिंड केवल पृथ्वी पर ही गिरे। ये उल्कापिंड मंगल ग्रह पर भी गिरे थे। आज से लाखों साल पहले मंगल पर भी काफी मात्रा में पानी था।
लेकिन कुछ कारणों की वजह से मंगल ने अपना मैग्नेटोस्फीयर खो दिया, जिसके कारण सोलर किरणों ने इसके सारे पानी को भी छीन लिया। हो सकता है कि शुक्र ग्रह पर भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, क्योंकि वैज्ञानिकों को वहां भी पानी के कुछ अंश मिले हैं। बुध के पास तो वातावरण ही नहीं है, और क्योंकि वो सूरज के बहुत पास है, तो अगर वहां पर पानी बरसा भी होगा तब भी कुछ समय बाद वो वापस ब्रह्मांड में उड़ गया होगा। और हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रह तो गैसियस हैं। हाँ, लेकिन इनके चांद पर हमें पानी की मौजूदगी मिली है। जुपिटर के यूरोपा जैसे चांद तो पूरी तरह से बर्फ से बने हैं। ऐसा ही कुछ हमें शनि के चांद टाइटन पर भी देखने को मिला। यूरेनस और नेपच्यून को तो देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर पानी है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब है कि पानी को रखने का मौका सभी ग्रहों को मिला, लेकिन केवल पृथ्वी ही इस मौके को संभाल पाई और जीवन की शुरुआत कर पाई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।